हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस फैकल्टी। आइए जरा एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर चलते हैं जिसका पार्ट है हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950s एंड 1990 के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड ब्रीफ ऑफ 5 ईयर प्लानिंग्स। मैंने आपको एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताया था कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन से चालू किया जाता है कि कैसे हमारी इकोनॉमी चालू हुई। उसके बाद हम थोड़ा बहुत पढ़ते गए ब्रिटिशर्स के बारे में और हर चीज को कवर करते हुए आगे बढ़ते गए। लास्ट वीडियो में हमने समझा कि कैसे हम 1950s में जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग या हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हम एक डिस्कशन करते हैं। हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था, उसके साथ साथ मतलब उससे पहले भी हमने कई सारी बातें पढ़ी और 1950s वाली वीडियो के अंदर, मतलब इससे पहले हमने काफी सारी वीडियोस के अंदर हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं। उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा कि हमारा बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम हमने कैसा फॉलो किया। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने देखा और प्रीवियस वीडियोस में हमने और कुछ भी समझी चीजें। तो ये सब चीजें कंक्लूड करने के बाद हमें समझ आता है हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं कि जब जैसे ही साल ब साल बीतते जा रहे थे तो हम कैसे इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे थे, कैसी हम पॉलिसीज बना रहे थे और क्या क्या एक्शंस ले रहे थे रिगार्डिंग में। चलिए बेटा जरा देखते हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स के अंदर इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के अंदर क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो मैं वीडियोस की आपको बात बता रहा हूं वो वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर ही। तो बेटा डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। और उसके साथ साथ आपको ये सारी की सारी वीडियो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, डजंट मैटर आप कोई से भी बोर्ड से हो, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। तो आप जाकर इन वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हो और किसी भी डिवाइस पे, किसी प्लेटफॉर्म पे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और उसके यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। आप चाहो तो नोट्स भी हैं, नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारा। केजी 1 से 12 तक के सारे नोट्स और सारी वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं। चलिए गाइस फर्दर अड्यू हम चलते हैं हमारे इस सेशन के अंदर जो कि है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड ब्रीफ ऑफ 5 ईयर प्लान्स। What is economic planning? इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है और क्या 5 ईयर प्लान्स का कुछ क्या ब्रीफ है, जरा समझिएगा। अच्छा, इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर बात करो या बात करो 5 ईयर प्लान्स की तो आपको एक चीज जरूर समझ आएगी। हमने बिजनेस के अंदर भी प्लानिंग शब्द सुना है, हाँ या ना। एक चैप्टर भी है प्लानिंग नाम का। प्लानिंग क्या करता है बेटा, प्लानिंग की फ्यूचर में क्या करना है उसको ऑलरेडी डिसाइड करना। फ्यूचर में क्या करना है उसको ऑलरेडी डिसाइड करना, दैट इज नोन एज अ प्लानिंग। और बेटा इकोनॉमी को चलाने के लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप अपने रिसोर्सेस को बेस्ट ऑप्टिमल तरीके से यूज कर सको और उनको इस्तेमाल करके इकोनॉमी को बेस्ट से बेस्ट आउटपुट दे सको। यह आपका पर्पस और यह आपका एम होता है। चलिएगा जरा देखिएगा, जरा समझते हैं क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड एवरीथिंग। Economic planning refers to planning. Economic planning refers to planning can be defined as making major economic decision. प्लानिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं कि मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे हैं। व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, क्या बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो और कैसे बना रहे हो। ये जो 3 सवाल होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, इसको सॉल्व करने के लिए हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग करी जाती है। ये मेजर डिसीजन लेने के लिए प्लान किया जाता है, जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा। ठीक है कि हमारी बेसिक क्रिटिकल प्रॉब्लम्स क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। बाय कॉन्शियस डिसीजंस, कॉन्शियस डिसीजंस के साथ अनुसार of a determined authority on the basis of a comprehensive survey of economy as a whole. बेसिकली अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें या नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें, मैं आपको दोनों चीजें एक साथ समझाता हूं। नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन द इंडिया इज आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टेट्स द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ एसेंशियल ऑफ वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यूटिलाइजिंग resource to be to the maximum advantages in terms of defined social ends
independent India chose the path of economic planning to achieve the following objective. बेटा 1950 के अंदर 1950 की अगर बात करें तो हमें पता चलता है कि भैया हम लोग पहली बात तो नए नए आए, मतलब अपना नया नया कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया। ठीक है, 1950 में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, जहां पे हम रिसेंटली, जो आपको मालूम है 26 जनवरी को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, हम लेकर आए और हम इसे रिपब्लिक डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। बेटा एक चीज ये जरा समझना, जब इस टाइम पे आया तो हम लोग हमारी सरकार बनाकर हमारे पूरे सिस्टम को चलाने की बात करने वाले थे। बट ना एक बहुत बड़ी बात या बहुत बड़ा एक ना प्रॉब्लम या फिर बहुत बड़ी सिचुएशन आप बोल सकते हो कि इतने बड़े एस्पेक्ट में बात करना या इतने बड़े एस्पेक्ट में इतने सारे करोड़ों लोगों के लिए कोई प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको जैसे बताया कि बेटा प्लानिंग अपने आप बिजनेस में भी एक चैप्टर था, बिजनेस में भी प्लानिंग चैप्टर था, वहां पे भी हम लोग हर चीज को ऑलरेडी प्लान आउट करते थे कि ये काम करेंगे तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना, ये काम करेंगे, ये स्टेप्स लेंगे, अगर ऐसा होगा तो वैसा कर लेंगे, वैसा होगा तो ये कर लेंगे। हम हर चीज को प्लान आउट करते हैं ऑलरेडी कि फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत आए तो वी शुड हैव द नॉलेज एंड अ वे कि हम उस प्रॉब्लम से डील कर सके, राइट। तो 1950 के अंदर जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया तो हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। चैलेंजेस क्या थे हमारे पास? चैलेंजेस कैन बी फॉर एग्जांपल, आपको मैं अगर बताऊं प्रॉब्लम्स जो थी हमारे पास वो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स थी। नो इंडस्ट्रीज, पुअर एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर था काफी ज्यादा लेकिन टेक्नोलॉजी काफी पुअर थी, है ना। किस बेसिस में? टेक्नोलॉजिकल बेसिस में, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे देखोगे, एडवांस मेथड्स के बेसिस पे देखोगे तो मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट टाइप का कुछ नहीं था, है ना। कैपिटल फॉर्मेशन काफी कम था, कैपिटल फॉर्मेशन, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन लिख देता हूं, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन का काफी ज्यादा लैग, मतलब हर कोई जो है पैसा बना नहीं पा रहा है व्यापार के लिए, कोई मतलब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। उसके बाद पॉवर्टी, बेटा गरीबी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या थी, समस्या है। दूसरा फिर पॉपुलेशन भी तो है ना भैया, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हम लोग डेली बेसिस पे देख रहे थे और एक्नॉलेज कर रहे थे कि भैया हर एक चीज को समझ पा रहे थे 1950s के अंदर कि ये भी प्रॉब्लम है, 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 ये भी प्रॉब्लम है। 50 तरह की प्रॉब्लम को हम डील कर रहे थे। लेकिन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम से अपने आप को ओवरकम कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि अगर इन प्रॉब्लम से हमें फेस करना है तो हम जाकर सीधा लड़ नहीं सकते, हम जाकर सीधा कोई एक्शन नहीं ले सकते। वी नीड टू मेक अ प्लान फर्स्ट, कि भैया क्या करेंगे। अच्छा, ऑल्सो एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे पास, एजुकेशन, मतलब आपको ऐसे स्टेप्स लेने हैं, एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, मतलब ये बहुत सारी ऐसी जो है प्रॉब्लम्स थी जो हम लोग फेस कर रहे थे। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉवर्टी हो गई, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पुअर एग्रीकल्चर टेक्निक्स, नो इंडस्ट्रीज और ना जाने क्या क्या, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप ऑलरेडी फेस कर रहे थे ऑन अ डेली बेसिस। तो आपको कुछ ऐसे प्लान्स बनाने थे, ऐसे क्रेडिबल प्लान्स बनाने थे क्योंकि देश के मेन सेक्टर पर ही फोकस ना करे परंतु देश के हर एक कोने में जाकर फोकस करे, हर एक कोने में जाकर वो कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको दे। क्लियर? समझ आया बेटा? ये हमारी 1950s की प्रॉब्लम को दर्शाता है। अब हमारे लिए क्या आया बेटा, जो मैंने आपको बताया था, हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब हमारे जो 5 ईयर प्लान्स आए, कौन सा है बेटा? हमारे जो 5 ईयर प्लान्स आए उनका पर्पस ये था कि हम लोग मैक्सिमम एडवांटेज को गैदर कर सकें। कैसे? ऐसी प्लानिंग करके कि हम हमारे रिसोर्सेस को ऑप्टिमम तरीकों से यूटिलाइज करें
और उसका मैक्सिमम रिजल्ट लेके आ सके। मतलब हमारे इकोनॉमिक्स में हमें बोला जाता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं लिमिटेड। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि मतलब आपके पास कोई भी रिसोर्स होगा वो काफी लिमिटेड फॉर्म में होगा। और परंतु आप एक बात ये बोल सकते हो, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो लेकिन आपका ये बोल सकते हो आपकी फॉर एग्जाम्पल इफ योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट योर वांट्स, आपकी जो इच्छाएं हैं, ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। हाँ या ना, वो अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन की जो इच्छाएं हैं, उसकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज जो है वो काफी लिमिटेड है। तो बेटा यहां पे एक बात ये समझ आती है कि जो इंसान की इच्छाएं हैं वो काफी अनलिमिटेड है, मतलब जितना चाहो मांगना चाहता है। आपको एक चीज मिल गई तो दूसरी चीज भी चाहिए, तीसरी चीज मिल गई तो चौथी चीज भी चाहिए, है ना। आपकी इसी बात पे मेरे को एक शेर भी याद आया कि जैसे एक बहुत बड़े मतलब एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बात लिखी थी और काफी सुंदर बात लिखी थी। तो इंसान की इच्छाओं के ऊपर जो है ना, क्योंकि इंसान की इच्छा ऐसी कि जो उसको मिल जाता है ना उसकी वो कद्र नहीं करता, और जो उसके पास नहीं होता उसकी वो मतलब कदर करने लगता है कि यार मुझे बस ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। और वो जब मिल जाता है तो उसका फिर उतना मोल नहीं रहता, भाव नहीं रहता उसका। तो इस बात पे ये बात बोली थी कि इस बात पे ये बात बोली गई थी कि दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, ना मिले वो सोना है। तो हमेशा कद्र उस चीज की होती है जो जीवन में नहीं मिलता है। तो हमेशा बेटा एक चीज याद रखना, पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऑफ बात कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस उम्र में, जिस उम्र में आप लोग होते हो और जिस उम्र में मैं हूं और जिस उम्र में ये सारे लोग होते हैं, हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं। एक बूढ़े आदमी की इच्छाएं भी होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपनी इच्छाओं से मतलब परहेज कर लेता है कि छोड़ना यार, क्या करेंगे लेकर, कुछ बहुत जिंदगी देख ली, बहुत कुछ कर लिया, कुछ चीजें नहीं भी मिलेगी तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस सुखी जीवन रहे, स्वस्थ रहे, ये रहे वो रहे, ऐसी इच्छाएं करते हैं। पर हमारी जो एज है वो ऐसी है कि हर चीज हमें बस स्ट्राइव करना है, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो उस चीज में हमेशा अपनी कदर करना और अपने पास जो चीजें हैं उनकी कदर करना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। तो सेम इकोनॉमिक्स में भी यही बात बोली गई है कि भैया रिसोर्सेज बहुत ही कम है, इच्छाएं बहुत ज्यादा, तो आप ऐसे सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो ऐसी रिसोर्सेज को इतना ऑप्टिमम तरीकों से इसको यूटिलाइज करो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऐसी तरह से यूटिलाइज करो कि भैया आपका एक तिनका भी वेस्ट ना हो जाए। क्योंकि जब यहां पे हर एक इंसान की इच्छाएं पूरी करने की बात आएगी तो आप एक तिनका भी वेस्ट नहीं कर सकते। मान लो 10 प्रोडक्ट बनाने लायक आपके पास रॉ मटेरियल था, लेकिन थोड़ा बहुत वेस्ट हो जाता था, तो सिर्फ 8 ही प्रोडक्ट बनते थे। 10 प्रोडक्ट बनाने जितना रॉ मटेरियल था और 8 ही प्रोडक्ट बन पाते थे, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत वेस्ट हो जाता था। और यहाँ पे खरीदने वाले कितने लोग हैं? 100 लोग। डिमांड कितने लोगों ने करी है? 100 लोगों ने। बेटा तो वो 2 भी वेस्ट ना हो, क्यों? कम से कम सबकी नहीं कर पाए तो सबसे ज्यादा की तो कर पाए, हाँ या ना। इसी तरह से भी इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई जाती थी, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। टू ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, विशियस सर्कल जो है पॉवर्टी का, उसको ब्रेक करना था। कि मतलब जो पॉवर्टी मैंने बोला था ना, एक प्रॉब्लम क्या है अपनी, गरीबी एक बड़ी प्रॉब्लम है। पॉवर्टी का एक विशियस सर्कल है कि भैया माता पिता गरीब है, बच्चे भी गरीब हैं, उनके बच्चे भी गरीब हैं, उनके बच्चे भी गरीब हैं। मतलब कोई एजुकेशन की बात अगर नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, एजुकेट हर एस्पेक्ट में करना पड़ता है उनको। फैमिली प्लानिंग में भी आप जो है एजुकेट करोगे। पहले क्या होता था बेटा, पहले की मानसिकता बताता हूं। मेरे फादर से मेरी बात हो रही थी और हम लोग जैसे डिस्कशन करते रहते हैं काफी ज्यादा, तो मेरे फादर से मेरी बात हो रही थी कि यार पापा आपको क्या लगता है इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो वी बोथ अग्रीड कि वन ऑफ द बिग, मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि एक ही समस्या है, पर एक बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड समस्या दिखती है, वो है हमारी पॉपुलेशन, जो है पॉपुलेशन। क्योंकि देश जो है इतना जो क्या बोलते हैं, वर्ल्ड रिपोर्ट्स के अनुसार भी अगर देखें तो एक आदमी को रहने के लिए जितनी जगह चाहिए उतनी पर इंसान इंडिया के अंदर नहीं है। पर इंसान एक अच्छे हाइजेनिक एनवायरनमेंट में रहने के लिए एक इंसान को जितनी जगह चाहिए
उतनी जगह यहां पे बट नहीं पा रही है लोगों के बीच में, इसलिए एक घर में ठुस कर 5-5, 10-10 लोग भी रहते हैं, छोटे छोटे घर में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं बेटा, है ना। जस्ट बिकॉज आपके यहाँ पे अगर अच्छा घर है और काफी खली जमीन है तो इसका मतलब ये नहीं पूरी दुनिया में हर किसी, पूरे देश में हर किसी के पास हो। तो हमारा ऐसे डिस्कशन चल रहा था तो हम कुछ रिपोर्ट्स देख रहे थे, हम लोग को डिस्कशन कर रहे थे, तो हमारी ये बात कंक्लूड हुई कि जो पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी का रीजन भी पॉपुलेशन है, क्योंकि सरकार भी अगर नौकरी दे तो कितने लोगों को देगी, मतलब 140 करोड़ लोगों को नौकरियां देना तो इम्पॉसिबल है ना, पॉसिबल ही नहीं है। 4 देश मिलके भी दे दें तो भी हमारा वो पॉवर्टी जॉब का जो प्रॉब्लम है, जॉब मिलने का प्रॉब्लम है, वो नहीं मिल सकता। एट द एंड आपको ही अपने आप को स्किलफुल बनाना पड़ेगा कि आपको उन सब लोगों में से जॉब मिल जाए, ये फैक्ट बात है, ठीक है। तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक मुद्दा है। तो मैंने बोला यार पापा ऐसी बातें होती हैं कि जैसे अभी तो जैसे चाइना में 1970s में वन चाइल्ड पॉलिसी आई, 1979 1978 टू बी प्रिसाइज, है ना। 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी आई जिसका इंपैक्ट डिक्लाइन इन पॉपुलेशन अभी देखने को मिला। तो उन्होंने वो प्लान जो था, पॉलिसी जो थी उन्होंने उस टाइम बनाई थी, जिसका डिक्लाइन उनको एक पूरी जनरेशन का जो गैप आया वो एकदम से चला गया। मतलब मान लीजिए 50 साल की एज के जो लोग हैं, मतलब हम लोग जो हैं, मान लीजिए अगर हमारी एज है, मैं 22 साल का हूं और आप लोग होंगे आई एम अज्यूमिंग 16-17 साल के, है ना, तो हमारे बीच में 5 साल का गैप है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा एक ऐसा 10 साल के गैप के अंदर ऐसा होता है कि हमारे जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, हमारे जो बच्चे होंगे वो ऑलमोस्ट सेम एज के होंगे, ज्यादा फर्क नहीं होगा उसमें। मैं अगर 28 में शादी करता हूं और आप अगर 24 में कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं तो हमारे बच्चे जो है ऑलमोस्ट सेम एज के ही होंगे। 10 साल के स्पैन के अंदर अगर कोई शादी करता है तो हो सकता है कि उनके बच्चे जो है आसपास की एज के होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें एक पॉलिसी बताई जाती है, सरकार अभी एक पॉलिसी डाल दे कि सर आप लोग जो है ना, जितने भी लोग हैं इस जनरेशन वाले जो भी शादी करेंगे, जिनके भी बच्चे होंगे, वो सिर्फ एक ही बच्चा करें या फिर मत करो, या तो एक ही करो, है ना, ऐसा बता दें कि भैया एक ही करना है, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 140 करोड़ हमारी देश की पॉपुलेशन है, हाँ या ना, जिसमें से फॉर एग्जाम्पल मान लो 50 करोड़ लोग हमारी एज के लोग हैं। 50 करोड़ लोग जो हैं, 50 करोड़ लोग जो है हमारी एज के लोग हैं। अगर 50 करोड़ लोग में भी अगर मैं पेयरिंग बना दूं तो उनमें भी अगर एक एक बच्चा भी हुआ तो 25 करोड़ लोगों की 25 करोड़ बच्चे पैदा होंगे इस पूरी दुनिया में, हाँ या ना। 25 करोड़ बच्चे दुनिया में पैदा हो जाएंगे इस दुनिया में, हाँ या ना। लेकिन जब ये बेटा, जब ये हम लोग की एज जब 60-70 या फिर जब भी हम लोगों का एक एज आएगा, क्योंकि कोई भी इंसान जो है इस उम्र में, जो अपनी उम्र में जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम 80 के ऊपर तो कोई क्रॉस करने वाला ही नहीं है। मतलब बहुत कम लोग होंगे जो 80 के ऊपर क्रॉस करेंगे, ठीक है। कि हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67 के आसपास है। तो मतलब 60-70 के आते आते बहुत लोगों की डेथ हो जाएगी, और मतलब और उसके 10 साल 20 साल के अंदर अंदर सारे खत्म, सारे लोग खत्म, इक्का दुक्का 4-5 लोग बचेंगे, है ना। 100 साल के ऊपर जाने वाले लोग बहुत कम होंगे, बहुत कम, गिन के होंगे, है ना। इन 50 करोड़ में बहुत गिन के होंगे, ठीक है। और अगर भी मैं उसको 120 भी ले लूं तो फिर तो कोई नहीं बचने वाला, 120 में तो कोई नहीं बचने वाला, है ना, सारे चले जाएंगे। इंसान है भैया, जाना है, जो आएगा वो गया, जो आया है वो जाएगा भी, राइट। तो बेटा एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं आ गया पॉपुलेशन में। अब ये 25 करोड़ जब अपना ऑफस्प्रिंग निकालेंगे तो 12.5 करोड़, 12.5 करोड़, मतलब 50 करोड़ से 25 करोड़, 25 से 12.5 करोड़, और वो 12.5 करोड़ अपन में जब बच्चे करेंगे तो 6-7 करोड़ के आसपास बच्चे होंगे। तो एक सडन डिक्लाइन दिखने को मिलता है पॉपुलेशन में, ठीक है। तो मेरी जब मेरे फादर से बात हो रही थी तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि उस टाइम जब पॉपुलेशन बढ़ाने की बात क्यों होती थी, पॉपुलेशन क्यों बढ़ती जा रही थी, तो मेरे फादर जब, क्योंकि मेरे फादर 52-53 इयर्स के हैं, 52 के आसपास के हैं, तो उन्होंने वो एरा देखा है कि मतलब जब ही वाज बोर्न इन 1971-72 के अंदर बोर्न हुआ था उनका, तो उनने वो एरा देखा है जहां पे एक फैमिली में 5-5, 10-10 बच्चे होते थे, है ना। एक फैमिली में 5-5, 10-10 बच्चे होते थे। तो मैंने बोला पापा इतने बच्चे रखते क्यों थे उस टाइम पे लोग, मतलब गरीब भी है, सबको पालने के लिए इतना पैसा भी नहीं है, ना ही नौकरियां ना कुछ है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो मेरे फादर ने मुझे बताया 2 मेंटालिटी, एक
कि जितने बच्चे होंगे उतने कमाने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे घर में, है ना। एक ये चीज होती थी पहले, ये एक मेंटालिटी होती थी कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे ना उतने ज्यादा लोग घर में कंट्रीब्यूट करेंगे, उतने ज्यादा लोग घर में कंट्रीब्यूट करेंगे। जबकि 10 बच्चे करने का जो स्पैन होगा पहले वाले व्यक्ति में और आखिरी वाले व्यक्ति में हो सकता है 18 साल का गैप हो, ठीक है। तो वो बात अलग है। पर ये क्या सोचते थे पहले के, मतलब पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो उनका सोचने का तरीका बहुत अलग था। वो सोचते थे कि यार जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा कमाएंगे और उतना घर में पैसा आएगा। दूसरी चीज, पहले बेटा हेल्थ केयर और सैनिटेशन प्रॉपर नहीं था, हेल्थ केयर और सैनिटेशन प्रॉपर नहीं था। हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले के टाइम पे देखी, इट वाज ओनली 44 इयर्स, 44 इयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। और हमने देखा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कि कितने बच्चे जो हैं पहले मर जाते थे साल भर के अंदर। उनको इस चीज का नॉलेज था, उनको इस चीज का पता था कि भैया बच्चे जो है ना, हो सकता है उनमें से किसी एक दो बच्चे की डेथ हो जाए। तो वो इसीलिए बहुत सारे बच्चों को रखते थे कि मान लो अगर कोई एक दो की, क्योंकि उनको हैबिचुअल हो गए थे वो इस बात से कि यार हेल्थ हॉस्पिटल ही नहीं है, कहां जाएंगे, हॉस्पिटल ही नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। तो खूब सारे बच्चे होते थे उनके पास कि भैया अगर किसी एक दो के साथ भी हो जाए कुछ तो हमारे पास दूसरे तो हों जिनको हम पाल सकें, जिन पे हम निर्भर रह सकें, हाँ या ना। तो ये कुछ मेंटालिटी थी जिसको हमने चेंज करना था एजुकेशन के थ्रू, फैमिली प्लानिंग के थ्रू। समझ आया? ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। सोशल इंटरेस्ट को प्रमोट करना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रमोट करना, सोशल नीड्स को पूरा करना, इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना सारे अवेलेबल जितने रिसोर्सेज हैं उनका, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, जो मैंने बात करी, कैपिटल फॉर्मेशन करना, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग करना, जिससे कि क्या कर सके हम। यूएसएसआर आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन अडॉप्टिंग एंड पॉपुलराइजिंग द कंसेप्ट ऑफ मीनिंग इन इंडिया, है ना। ये सब चीजें इकोनॉमिक प्लानिंग करना जिससे कि आप जो भी मोटिव अचीव करना चाहते हो अचीव कर सको। रिमूव इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिमूव करो जिससे कि कोई आपको परेशानी ना हो। कंट्रोल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करो कि भैया इकोनॉमी कहीं ऊपर जा रही है गिर रही है ऐसा ना होते रहे पूरे टाइम ही। प्रमोटेड आर लीडर्स टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। हमारे लीडर्स को प्रमोट किया गया, लीडर्स टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ इकोनॉमिक। हमारे जो है ना ऐसे कई सारे रीजंस थे कि हमारी इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए हमें इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ेगी, वरना हम लोग हमारे इस देश को आगे डेवलप नहीं कर पाएंगे। और हमारा पॉलिसी का या पर्पस यही होता था, स्ट्रॉन्गर स्टेट्स मेक्स अ स्ट्रॉन्गर नेशन, स्ट्रॉन्गर स्टेट्स मेक्स अ स्ट्रॉन्गर नेशन, कि भैया स्ट्रॉन्गर स्टेट होगा तो नेशन भी आपका स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो जी, वेरी गुड। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, प्लानिंग कमीशन। अच्छा, इसके लिए आया गया प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन मेकिंग 5 ईयर प्लान्स, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे या सुना तो होगा ही। प्लानिंग कमीशन ने क्या किया बेटा, इमीडिएटली आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950, जो मैंने बताया था यहाँ पे 1950 को 26 जनवरी को हमने जब अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, द प्लानिंग कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। प्लानिंग कमीशन जो है एग्जिस्टेंस में आया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ प्लानिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला, उन्होंने प्लानिंग को कॉन्स्टिट्यूट किया कमीशन मार्च 1950। मार्च में इन्होंने 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन में अपना इनने कंस्टिट्यूट किया, जिसमें क्या था, विद द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन। प्राइम मिनिस्टर क्या होंगे, चेयरपर्सन होंगे। द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्लानिंग कमीशन चेयरमैन। According to the planning commission, economic planning means utilization of country's resources into different development activities in accordance with the national priority. National priority के एक्ट से इन लोगों ने काम करना था। अब तो लोग तुम्हें मैं बता देता हूं, इसको और पढ़ लो, फिर तुम्हें आसानी से समझा देता हूं। ऑन जनवरी 1, 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड नीति आयोग, एन एक्रोनिम टुवर्ड्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, with the prime minister as the ex officio chairperson to replace the planning commission instituted
in 1950. नीति आयोग is the policy think tank of the government of India that aims to involve the state in economic policy making. जरा देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है जो कि इतनी बारे में आपको बताया। सबसे पहले आया प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग रुक जाओ यार, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन की हम बात करने वाले हैं, प्लानिंग कमीशन की हम बात करने वाले हैं। बेटा क्या है इसके अंदर, जरा ध्यान से सुनना। तो प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे हैं तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमने 26 नहीं लिख रहा, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये मार्च में 1950 के अंदर, 1950 के अंदर मार्च में ये आया, जिसमें चेयरमैन कौन था, चेयरमैन कौन था हमारा, चेयरमैन जो था इसके अंदर वो कौन था हमारा, प्राइम मिनिस्टर था। प्राइम मिनिस्टर था हमारा चेयरमैन, ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज आवर फर्स्ट चेयरमैन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसका जो पर्पस था, पर्पस क्या था इसका, पर्पस या ऑब्जेक्टिव बोल दो, पर्पस या ऑब्जेक्टिव बोल दो। पर्पस इसका जो था ना, पर्पस जो था, ठीक है बेटा, इसका ये था, ऑब्जेक्टिव या पर्पस ये होगा इसका कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि नेशनल डेवलपमेंट इज द राइट वर्ड, नेशनल डेवलपमेंट इसका पर्पस था, एंड ऑल्सो यूटिलाइजिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेस। ठीक है, ये था, ये पूरा आपका प्लानिंग कमीशन है। जितना आपको बताया सब मैं उतना ही बता रहा हूं, और नहीं बता रहा आपको ज्यादा, वरना कंफ्यूज जाओगे। इन 2015 एट व्हाट डेट बेटा, 1 जनवरी, राइट, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 क्या आया, नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग ना, आयोग, आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग के, इसका पूरा नाम लिखने की जरूरत है क्या, अगर आप चाहो तो लिख लो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मैं लिख देता हूं चलो, क्योंकि आप लोग फिर वो करोगे ना, स्क्रीनशॉट लोगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति ने क्या किया बेटा, नीति आयोग आया, जो कि एक तरह क्या काम करता था बेटा, थिंक टैंक की तरह काम करता था। किसकी तरह काम करता था, थिंक टैंक की तरह काम करता था, फॉर द गवर्नमेंट। किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए सोचने का काम करता था। और इसके अंदर एक्स ऑफिशियो कौन था आपका, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन जो था आपके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते हैं। तो बेटा जाकर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बारे में। जितना आपको पढ़ना है उस हिसाब से, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट में चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट में आइएगा। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव और प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान ऑब्जेक्टिव्स में क्या थे। अच्छा, प्लान इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड स्कीम एंड स्ट्रेटजी वर्कड आउट इन एडवांस फॉर फुलफिलिंग एन ऑब्जेक्टिव। प्लान क्या है कि आगे क्या करने वाले हो उसका डिटेल्ड पेपर में डॉक्यूमेंट होना, कि भैया पेपर में बताओ क्या करने वाले हो, ठीक है।
प्लानिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, टू बी अचीव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 20 years ओवरकमिंग मेनी 5-year प्लान्स। मतलब अगले 20 साल में हम लोग क्या चाहते हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। हम क्या अचीवमेंट्स चाहते हैं नेक्स्ट 20 years में, उसे हम प्लानिंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। प्लान ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लान ऑब्जेक्टिव का मतलब है दे आर शॉर्ट टर्म गोल्स। ये क्या है? शॉर्ट टर्म गोल्स हैं टू बी अचीव्ड इन 5 years। 5 years के अंदर ये शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने की बात कर रहे हैं। दे आर शॉर्ट टर्म गोल्स टू बी अचीव्ड इन 5 years। 5 years में शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने की बात कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो परस्पेक्टिव प्लान्स। इनको क्या बोला जाते हैं? परस्पेक्टिव प्लान्स बोला जाता है। मतलब इनका स्पैन ले लो 20 years। 20 years में बेटा बहुत सारे 5-year प्लान आते हैं, मतलब 4 आ जाएंगे इसके अंदर। ये 5-year प्लान है, ठीक है, 5-year प्लान के अंदर आता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज 5-year प्लान। ये क्या होगा बेटा? ये भी 5-year प्लान बोला जाता है, इनको परस्पेक्टिव प्लान बोला जाता है। दे आर जनरली गोल्स। ये क्या है? जनरली गोल्स की बात करते हैं, क्या गोल है, क्या है, ठीक है। ये क्या है? ये अलग अलग स्पेसिफिक गोल्स के बारे में बात करता है, वेरिंग फ्रॉम प्लान टू प्लान, कि इस साल का जो प्लान होगा नेक्स्ट 5 year का, वो ये होगा कि इंडस्ट्रीज की तरफ चलते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1956, है ना। ऐसे अलग अलग किसी इंडस्ट्री को, सेक्टर को एम करते हुए कोई प्लान बनाया जाता है, ठीक है। दे एम एट अ स्ट्रक्चरल चेंज। ये स्ट्रक्चरल चेंज की बात करते हैं, मतलब होता है ना कि पहले ये चीज लाओ, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर उसके बाद होगा। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी जब 2014 में हमारा डिजिटल इंडिया नाम का एक प्रोग्राम चला था, है ना। मैं प्लान पॉलिसी नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चरल चेंज की बात बता रहा हूं। पहले बोला डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया मतलब क्या? हर घर में इंटरनेट पहुंचवाओ, हर घर में इंटरनेट पहुंचवाओ, ठीक है। मैं तुम्हें स्ट्रक्चरल चेंज बताता हूं कि एक से मतलब ऐसे बहुत सारे चेंजेस लाके एक इंपैक्ट लाना। देखो, सबसे पहले डिजिटल इंडिया नाम का लेके आए, डिजिटल इंडिया, कि हर घर में इंटरनेट हो, इंटरनेट इन एवरी होम, एवरी होम, लोन लिखेगा वो, रुक जाओ, एवरी होम, हर घर में इंटरनेट पहुंचे देश के, है ना। फिर उसके बाद जो है आपका आया डिमोनेटाइजेशन, इसको बोला जाएगा वैसे रीमोनेटाइजेशन। रीमोनेटाइजेशन मतलब नए नोटों को छापना पुराने को बंद करके, उसे रीमोनेटाइज कहते हैं। अच्छा, रीमोनेटाइज में आपके पुराने 500 के और 1000 के नोटों को क्या कर दिया? डीमोनेटाइज कर दिया, डीमोनेटाइज कर दिया, है ना। और न्यू नोट्स वर इशूड इन लेस क्वांटिटी। बेटा जो नए नोट इशू किए थे ना, बहुत ही कम क्वांटिटी में किए थे। क्यों? उसका पर्पस था लेस कैश इकोनॉमी, कम कैश वाली इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स में ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि उससे काला धन नहीं छुपाया जा सकता, है ना। समझ आया? तो बेटा उसके बाद क्या हुआ? अब आपने हर घर इंटरनेट पहुंचा दिया, आपने रिमोनेटाइज कर दिया, है ना। अब बेटा पैसा कम हो गया, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो गई, तो इलेक्ट्रॉनिक होने से आप जो लाए यूपीआई भी ले आए, यूपीआई पेमेंट्स भी ले आए, जिससे कि आपने आसानी से पेमेंट करना चालू कर दिया। बेटा ये स्ट्रक्चरल चेंज है। देखो, जब तक इंटरनेट नहीं होता तब तक यूपीआई नहीं हो पाता, हाँ या ना। अब क्या किया? पहले घर घर में इंटरनेट पहुंचवाया, फिर नोटबंदी कर दी, जिससे कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से पैसों को ज्यादा ट्रांसफर कर सकें। तो आपने नोट बंद कर दिया, और नोट बंद करके यूपीआई जैसा पेमेंट दे दिया, आसान सा, कि हर दुकान पे जाके आपको वो ना करना पड़े, ठीक है। चलो जी, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल चेंज, है ना। मतलब आप किसी अच्छे खासे प्रोसीजर को चेंज करने की बात कर रहे हो, ठीक है। दे एम एट क्वांटिटेटिव चेंज। ये क्या बोल रहे हैं बेटा? ये क्वांटिटेटिव चेंज की बात कर रहा है, ये स्ट्रक्चरल चेंज की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो पहले इंडस्ट्रीज नहीं होती तो इंडस्ट्रीज बढ़ जाए अगले 5 सालों में, क्वांटिटी की बात करता है, ठीक है। बेसिक गोल क्या है हमारे? आर बेसिक 5-year गोल्स आर, पहला ग्रोथ। भैया बढ़त चाहिए देश के अंदर, है ना, ग्रो करना है, इंक्रीज करना है इंडिया की कैपेसिटी को। मॉडर्नाइज का मतलब है कि भैया इकोनॉमी एम्स एट अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन चेंज ऑफ सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक के ऊपर जो चेंज है आपका, उसकी बात कर रहे हैं, है ना। उसका एम क्या है? सोशल आउटलुक के ऊपर चेंज, ठीक है। टेक्नोलॉजी बदले,
इंडिया जो एडवांस हो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से, हर तरीके से। सेल्फ रिलायंस मतलब खुद के लिए सफिशिएंट हो, ऐसा ना हो कि दूसरे पे निर्भर रहे, ठीक है, खुद पे सफिशिएंट रहे, जैसे कि चाइना है। इसलिए इसका ना मैं अभी बताऊंगा एक और चीज, इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब क्या? हर एक इंसान की बेसिक नीड्स पूरी हो और सोशल जस्टिस मिले, हर इंसान की बेसिक नीड्स पूरी हो और सोशल जस्टिस मिले। आइएगा जरा क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में भी देखते हैं, एक एक पॉइंट देख लेते हैं। ग्रोथ इंप्लाइज कि भाई लार्जर स्टॉक में भैया प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी हो, प्रोडक्टिव कैपिटल हो, है ना, लार्ज कैपिटल, लार्ज स्टॉक में प्रोडक्टिव कैपिटल आपका बने, है ना, आप ग्रो करो, जीडीपी बढ़े, हर एक तरह की चीज हो। और ना लार्ज सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, आपका फाइनेंस सेक्टर डेवलप हो, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज को, प्रोडक्टिव कैपिटल को इंक्रीज करो। अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक अच्छा खासा इंडिकेटर होना, ठीक है। इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स इट इज इंक्रीज इन जीडीपी, मतलब जीडीपी का राइज हो जाना, है ना, जीडीपी को बढ़ा देना। ये क्या होता है बेटा? एक तरह का ग्रोथ को बताता है कि आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो। मॉडर्नाइज मतलब क्या? नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो यार, कब तक वो हल चलाते रहोगे? ट्रैक्टर, थ्रैशर, ऐसे कई सारी बड़ी बड़ी मशीनें यूज करो, एग्रीकल्चर को आसान बनाओ। ना ही सिर्फ एग्रीकल्चर पर बड़ी बड़ी, अब बेटा बैंकिंग सिस्टम में बही खाता यूज करोगे तो कितना दिक्कत आएगी, और अब कंप्यूटर तो कितनी आसानी से सब चीज हो जाती है, हाँ या ना, फोन पे बैठे बैठे बैंक भी नहीं जाना पड़ता आजकल तो भैया ये सब चीजें जिंदगी आसान बनाती है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। ऑल्सो चेंज इन दी सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक मतलब आप जब मार्केट में जाओगे, इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे प्रेजेंट करोगे, तो सोशल अगर एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें तो हमारे जो नजर होगी भारत की वो भी काफी अच्छे एस्पेक्ट में होगी। ऑल्सो हमारे यहाँ पे जो सोचा जाएगा कि भारत ऐसा देश है, एडवांस देश है, वो तभी सोचा जाएगा, हमारी नजरों में रिस्पेक्ट तब बढ़ेगी, ठीक है। सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पे आत्मनिर्भर है, इसलिए इसकी ना कई सारी पॉलिसी बनाई जा रही है। मेड इन इंडिया, बाहर पे डिपेंडेंट ही क्यों रहना है भाई? मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का मतलब है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की यहां पे बात कर रहे हैं। ऑल्सो बेटा इस स्कीम के अंदर ना इसका जो एम था, एम क्या था इसका? तो प्रमोट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जो है इसका सेल्फ रिलायंस मतलब क्या है? हर चीज जो बनाओ इस देश के अंदर बना दो, ऐसी बात करने वाले हैं। सेल्फ रिलायंस अंडर द इंडियन कंडीशंस मींस ओवरकमिंग द नीड्स ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस was considered a necessity because of these two reasons, to reduce the foreign dependence और foreign interference। बाहर के लोगों पे निर्भर मत रहो, खुद से अपने आप को निर्भर बनाओ, ठीक है, यही इसकी मेन मुद्दा है, मेन बात है। और इक्विटी, इक्विटी मतलब सबकी बेसिक नीड्स को पूरा करो यार, सबकी बेसिक नीड्स को पूरा करो और प्रमोट करो सोशल जस्टिस को, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करो, हॉस्पिटल्स बनाओ, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी दो, एजुकेशन सिस्टम अच्छा दो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट मीडियम अच्छे सुधार दो। ये सब बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर देता है, ठीक है, जिससे भी काफी ज्यादा बेनिफिट होता है आपको किसी देश के अंदर बेटा। चलेगा, तो बेटा ये हमारी कुछ वीडियो थी, ठीक है बेटा, हाँ जी, ये हमारी कुछ वीडियो थी। इस वीडियो के अंदर हमने ये सब चीजें समझी बेटा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे हमारे पास KG1 से लेकर 12 तक की सारी वीडियोस और सारी की सारे आपके पास जो है वीडियोस मिल जाएंगी इंडिया के बेस्ट टीचर्स की, जो कि आप CBSE इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSC ओलंपियाड, CBSE हिंदी मीडियम के लिए भी बात करोगे तो इंडियन मीडियम के लिए अलग चैनल भी है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, ये सारे के सारे बोर्ड्स के लिए आपको वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी बेटा। उसके साथ साथ आपको ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी फ्री ऑन मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर भी। भले आपके पास फिर कोई भी फोन हो, आईपैड हो, लैपटॉप हो, डजंट मैटर, इंटरनेट है और आपके पास अगर एक्सेस है, टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ने का, आपको सारी वीडियोस हाईएस्ट क्वालिटी में मिल जाएंगी। एंड इफ यू आल्सो वांट नोट्स जो कि टीचर द्वारा बनाए जाते हैं आपके 95+% या 100 में से 100 लाने के लिए,
तो ई नोट्स और ई बुक्स को भी आप अवेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको प्रेस करके। और आप चाहे तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।